मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों को नमस्कार। उम्मीद है कि कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी में जिससे पूरा संसार जूझ रहा है, आप इस महामारी में भी सुरक्षित होंगे। आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी पावर शेयरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में मुख्यतः हम लोग 4 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। आपके इस एनसीईआरटी बुक में 4 चीजों को आपको समझाने का प्रयास किया गया है। वो पहला है सत्ता की साझेदारी क्या है, यानी हम लोग इस पे इसका अर्थ जानेंगे कि सत्ता का साझेदारी है क्या। दूसरा हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति। इस अध्याय में हम लोग 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम के बारे में। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। जैसे ही आप इन दोनों देशों के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सत्ता का साझेदारी जरूरी है या नहीं है। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जेक बोर्ड के लगभग हर परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, वो टॉपिक है सत्ता के साझेदारी के आधुनिक रूप कौन कौन से। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पावर का शेयर किया गया है, सरकार की शक्तियों का अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है, तो वो कौन कौन से। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक जो है वो है सत्ता की साझेदारी। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं। सत्ता का साझेदारी का अर्थ समझाने के लिए हम थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलते हैं। प्राचीन समय में जो शासन व्यवस्था था वो कौन सी शासन पद्धति था? राजतंत्र। और अभी जो शासन व्यवस्था काम कर रहा है वो क्या है? लोकतंत्र। प्राचीन समय में राजतंत्र था और अभी क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र के भी बहुत सारे प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी चर्चाएं कर लेंगे। अभी मुख्यतः फोकस करना है हम लोगों को पावर शेयरिंग के बारे में, सत्ता की साझेदारी के बारे में। राजतंत्र का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वो कौन होता था? राजा। राजतंत्र का जो मेन होता था वो कौन था? राजा। और लोकतंत्र का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? सरकार। लोकतंत्र के प्रमुख सरकार होते हैं और राजतंत्र के प्रमुख राजा होता है। क्या राजा, आप लोग सोचिए, जो प्राचीन व्यवस्था थी उस समय कोई कानून बनता था, यानी अभी जो विधायिका वाला काम होता है उस समय भी विधायिका का काम होता था क्या? तो यस, होता था। राजा के समय में भी कानून बनता था, लेकिन इसको बनाता कौन था? स्वयं राजा। क्या उन कानूनों को लागू किया जाता था, यानी कार्यपालिका वाला काम होता था? तो हाँ, उस समय भी कानूनों को नागरिकों को पालन करना पड़ता था, कानूनों को लागू किया जाता था, लेकिन इन कानूनों को कौन लागू करवाता था? स्वयं राजा। क्या उस समय भी न्याय प्रणाली था? तो हाँ, उस समय भी न्याय प्रणाली था, लेकिन न्याय देने का काम स्वयं कौन करता था? राजा। दोषियों को दंड देने का काम स्वयं कौन करता था? राजा। यानी कि पूरा का पूरा शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के पास होता था, वो कौन था? राजा। यानी पूरी शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, यानी कि यहाँ पर पावर का शेयर नहीं किया गया। लोकतांत्रिक देशों में क्या हो रहा है? अभी सरकार है, उस सरकार के 3 स्वतंत्र इकाइयां हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार है उनके 3 स्वतंत्र इकाइयां, एक है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों बिल्कुल स्वतंत्र इकाइयां हैं। इन तीनों को स्वतंत्र शक्तियां दिया गया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका कानून बनाती है, लेकिन उसको लागू करने का काम विधायिका नहीं करती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, और दोषियों को दंड देने का काम न्यायपालिका करती है। न्याय प्रणाली जो हमारे देश में या फिर लोकतांत्रिक देशों में है वो कौन करता है? न्यायपालिका करता है। यानी न्याय देने का काम जो है वो सरकार नहीं करती है। नहीं। कानूनों को लागू करने का काम जो है वो सरकार नहीं करती है। कानून बनाने का काम भी यहाँ पर सरकार नहीं करती है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से सरकार चलती है। तीनों के सहयोग से, तीनों के मदद से जो है एक अच्छा शासन प्रणाली चल रहा है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या किया गया है? सरकार के शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी सत्ता के इस साझेदारी में
विधायिका जो कानून बनाती है उसी का कोई भी सदस्य, चाहे वह मंत्री हो, सांसद हो या फिर विधायक हो, कोई गलती करती है तो होता क्या है कि कार्यपालिका उन्हें अरेस्ट कर देती है और न्यायपालिका उन्हें सजा सुना देती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सरकार है वो सर्वशक्तिमान नहीं है, राजा की तरह वो सर्वशक्तिमान नहीं है। उनके शक्तियों को बंटवारा किया गया है और सबको अलग अलग ताकतें दी गई है। इसी को हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो इसमें जो हम लोगों का जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर सामने आया वो ये आया कि सरकार के शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किया गया। तो आप भी बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सरकार के शक्तियों का विभाजन करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो चूंकि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं, आपको और भी बेहतर समझने की आवश्यकता है। प्राय 15-16 साल की उम्र में आप 10वीं क्लास पे आ जाते हैं। कुछ ही सालों के बाद आप देश के एक सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, आपको वोट देने का अधिकार आ जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में डिटेल तरीके से जानें। तो आगे हम और आपको समझाएंगे इस सत्ता की साझेदारी के बारे में। फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि शक्तियों का विभाजन होना, किसकी शक्तियों की विभाजन? सरकार की शक्तियों का विभाजन होना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या राजतंत्र व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति जो योग्य हो, योग्य व्यक्तियों को राजा बनने का अधिकार था? नहीं था। क्या राजतंत्र व्यवस्था में किसी भी जाति, भाषा, धर्म या कोई भी समुदाय के लोग जो योग्य हो उसको राजा बना दिया जाता था? क्या नहीं बना दिया जाता, उसको बनने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या होता है, देश का कोई भी योग्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी समुदाय का हो, उसको सरकार बनाने का अधिकार है, इस पोस्ट तक भी पहुंचने का अधिकार है। हाँ है। क्या विधायिका में जाने का अधिकार है? हाँ, यानी उसे भी सांसद सदस्य और राज्यसभा सदस्य बनने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी नागरिक, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो। वो कार्यपालिका का हिस्सा बन सकता है? हाँ, बन सकता है। वो न्यायपालिका का हिस्सा बन सकता है? हाँ, तो बन सकता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि देश का कोई भी योग्य नागरिक, चाहे वो किसी भी भाषा, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी समुदाय का हो, सरकार और सरकार के कार्य प्रणालियों में इन लोगों को भाग लेने का मौका मिलता है। यानी उन लोगों, समझ रहे हो, उन लोगों के साथ पावर का शेयर किया जाता है। हर कोई फ्रीडम है सरकार तक पहुंचने के लिए, इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। जैसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वही बने रहेंगे। वहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। यानी एक कुम्हार यदि वो योग्य है और यदि वो कोई भी भाषा का बोल रहा हो, एक असम भाषा का व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक हिंदी भाषा का व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी जाति के व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, या फिर उनके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके जो अंग है उसमें वो शामिल हो सकता है। जैसे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके बोर्ड की किस तरह के बनेंगे? बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसपे किसी भी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी कि वो कौन सी भाषा का है, वो कौन सी धर्म का है, वो कौन सी जाति का है और वो कौन सी समुदाय का है। तो क्लियरली सत्ता के विभाजन के लिए आप समझ लीजिए कि जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है, किसकी शक्तियों का? सरकार की। यानी सरकार की शक्तियों का विभाजन करके जब उस देश के योग्य नागरिकों को, चाहे वह कोई भी भाषा, कोई भी धर्म, कोई भी जाति या कोई भी समुदाय का हो, सरकार एवं सरकार के कार्य प्रणालियों में भाग लेने का मौका मिलता है, तो उसे हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब चूंकि आप लोगों को क्लास 10th में रिटेन एग्जाम होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, तो हम आपको यहाँ पर परिभाषा लिख करके समझाते हैं कि सत्ता की साझेदारी हम लोग क्या देखें कि मुख्यतः सत्ता का साझेदारी है क्या।
तो सरकार के शक्तियों का विभाजन एवं सभी योग्य नागरिकों को सरकार तक पहुंचने की आजादी। आइए देखते हैं इसको परिभाषित रूप से हम लोग। जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहां के सरकार के शक्तियों का क्या करते हैं हम लोग, विभाजन किया जाता है एवं उस देश के समस्त योग्य नागरिकों को, चाहे वो वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समुदाय का हो, सबको एक समान रूप से सरकार एवं सरकार के समस्त क्रियाकलाप में भाग लेने का मौका मिलता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस शासन प्रणाली को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको सत्ता की साझेदारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सत्ता की साझेदारी का यह परिभाषा जो है आप अपने अपने कॉपियों में लिख लें, और यह परिभाषा जो है बिल्कुल आपको शायद कहीं नहीं मिले, बहुत ही प्रामाणिक परिभाषा आपके सामने पेश किया गया है। और इसके बारे में जो अगला टॉपिक्स है, उम्मीद करेंगे कि अगले वीडियो में हम इस सत्ता के साझेदारी के इस अध्याय को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो धन्यवाद आप सबको।